तो मैं आपको नेशनल रिसोर्सेज समझाने की कोशिश कर रही थी। तो ये है हमारी लैंड बाउंड्रीज और इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है 15,200 किलोमीटर। अब यहाँ पर पाए जाने वाले जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो कौन कौन हैं, चाहे वो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, मिनरल्स हैं, वो किसके हैं? क्योंकि वो हमारी कहाँ पर आते हैं? लैंड बाउंड्रीज़ के अंतर्गत आते हैं, तो वो हमारे नेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। लेकिन जो हमारे नेशनल रिसोर्सेज हैं उनके लिए कुछ और रूल्स भी हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये क्या होते हैं। जैसे सपोज ये हो गई हमारी कोस्टल लाइन। अभी तो मैंने आपको ये क्या बताया था? ये मैंने बताया था आपको लैंड बाउंड्रीज, यहाँ कितनी लेंथ है इसकी 15,200 किलोमीटर्स। जितने भी ये रिसोर्सेज इसके अंदर पाए जाते हैं नेशनल रिसोर्स कहलाते हैं। बट जब हम अपने देश के साउथर्न पार्ट को स्टडी करते हैं तो रूल्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। यहाँ क्या होता है कि बुक में कहा गया है कि ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, यानी कि ये वे संसाधन जो कि हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ का मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी हैं ये 15,200, ये जब हम इसी मैप को कंप्लीट करेंगे तो ये हमारा साउथर्न पार्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर जो भी पाए जाते हैं वो नेशनल रिसोर्सेज वाला होते हैं। और ये जो लाइंस होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? जो अभी मैंने आपको बताया था, ये होती है हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज़, क्योंकि ये हमारी राजनीतिक सीमाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर जो अंदर पाए जाते हैं वे सभी संसाधन नेशनल रिसोर्स होते हैं। बट एंड ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल। तो पहले यहाँ पर ये बताने की बात है कि नॉटिकल माइल होता क्या है। नॉटिकल माइल मीन्स जो हमारी समुद्री दूरी है उसको नापने की इकाई है। तो ये इकाई क्या है? इसको कहते हैं हम नॉटिकल माइल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉटिकल माइल्स। तो यहाँ पर कहा गया कि एंड ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। ओशनिक एरिया, जब ये भारत की क्या है? कोस्ट लाइन। ठीक है, तो ये कोस्ट लाइन है और इसकी टोटल लेंथ जो है वो यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी जो है ये पूरी लेंथ जो है इसकी ये है हमारी 6,200 किलोमीटर्स। बट आपने बुक में इसको पढ़ा होगा 7,506 किलोमीटर्स, ऐसे पढ़ा होगा। तो ये कहाँ से आता है? ये है कि हमारा ये जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पर ऐसे 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 करके आपको ये हैं हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और ये हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स। अब ये आइलैंड ग्रुप एंड ये आइलैंड ग्रुप किसके हैं? इंडिया के हैं। यानी कि ये जो लैंड है ये किसकी है? ये इंडिया की है। तो 6,200 में जब हम इन आइलैंड्स की लेंथ को प्लस कर देते हैं 6,200 में, तो हमारा आंसर जो है वो ये आ जाता है। जब हम अंडमान एंड निकोबार को एक्सक्लूड रखते हैं तो टोटल लेंथ होती है हमारी कोस्ट लाइन की 6,200। लेकिन जब हम अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड के जितने भी आइलैंड हैं उन आइलैंड पार्ट्स की लेंथ को 6,200 में या फिर टोटल कोस्ट लाइन में जब हम प्लस कर देते हैं तो उसका आंसर आता है 7,516.6 किलोमीटर्स। तो ये हो गया। अब यहाँ पर रूल क्या है कि, और मैंने आपको अभी बताया कि नॉटिकल माइल
एक यूनिट है किसकी, समुद्र की दूरी को नापने की। तो यहाँ पर एक रूल बताया गया है कि ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल, यानी कि जब हम इस पॉइंट से आगे जाएं या इस पॉइंट से आगे जाएं या यहाँ से जाएं, तो अगर हम इस पॉइंट से आगे चलते हैं तो 12 नॉटिकल माइल्स जाने तक जितने भी रिसोर्सेज सी बेड में मिलते हैं वो किसके होते हैं, इंडिया के होते हैं। किसके होते हैं, इंडिया के होते हैं। अगर हम इसे किलोमीटर्स में पढ़ें तो ये कितना होगा, 19.2 किलोमीटर्स। ठीक है, तो 19.2 किलोमीटर यानी कोस्ट लाइन से अगर हम नॉटिकल माइल में चल रहे हैं तो 12 नॉटिकल माइल, और अगर हम किलोमीटर्स में चल रहे हैं तो 19.2 किलोमीटर्स तक जाने पर सी बेड्स में जितने भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं, वे सभी जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं वे किसके होते हैं, वो किसी देश विशेष के होते हैं। अगर हम इंडिया के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो 12 नॉटिकल माइल तक जाने में जितने भी मिनरल्स होते हैं वो इंडिया के हैं। और क्योंकि इंडिया के हैं इसलिए फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयर इन बिलोंग टू द नेशन, और इन्हें हम नेशनल रिसोर्स कह सकते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां ये रिसोर्सेज जो हैं वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज के तौर पर कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ अलग सर्टेनिटीज़ होती हैं। क्या होती हैं कि देयर आर सम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कुछ रिसोर्सेज को रेगुलेट करती हैं। कैसे, द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, यानी कि जब हम अपने इस ओशनिक पॉइंट से कोस्ट लाइन से आगे बढ़ते हैं तो 200 नॉटिकल माइल्स जाने पर, यानी कि यहाँ से यहाँ या यहाँ जहाँ भी आप चाहें, यहाँ 200 नॉटिकल माइल्स तक जब हम जाते हैं तो हमारी कोस्ट लाइन से काफ़ी दूर आ जाते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार के जो एरियाज़ होते हैं 200 नॉटिकल माइल्स जाने पर, 200, क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज, तो ये हैं हमारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर 200 नॉटिकल माइल्स जाने पर इस प्रकार के जो एरियाज़ होते हैं सी बेड्स में वो 200 नॉटिकल माइल्स चलने पर ये कहलाते हैं EEZ। EEZ का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाते हैं, यानी 200 नॉटिकल माइल्स चलने पर। और ये जो हैं ये हमेशा ही ओपन ओशियंस में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ओपन ओशियंस में होते हैं। ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में इनको हम ओपन ओशियंस कहते हैं, यानी मुक्त सागर, खुले सागर कहते हैं। हो सकता है कि ये किसी अन्य देश की सीमा के पास पड़ते हों तो वो इन्हें इंटरनेशनल कंसर्न्स के हिसाब से इनका यूज़ करते हों। तो ये जो हमारे 200 नॉटिकल माइल्स तक जाने पर जो पार्ट होते हैं ये ओपन ओशियंस में होते हैं, EEZ कहलाते हैं। E फॉर एक्सक्लूसिव, E फॉर इकोनॉमिक एंड Z फॉर जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाते हैं, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होते हैं बिलोंग टू ओपन ओशियन, जैसा भी हमने आपको बताया कि ये ओपन ओशियंस में होते हैं। एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज, यानी कोई भी देश जो है वो निजी इस्तेमाल के लिए इन संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। दीज विदाउट द कंसर्न्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी यहाँ पर EEZ में पाए जाने वाले जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनका इस्तेमाल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के कंसर्न्स के बिना नहीं किया जा सकता, उनकी कंसर्न या परमिशन लेकर ही इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिया के लिए इसका एक एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है, ये आपके बुक में येलो कलर का एक बॉक्स दे रखा है, इसमें है कि डू यू नो दैट द इंडिया हैज़ गॉट द राइट टू माइन मैग्नीज नोड्यूल्स फ्रॉम द बेड ऑफ इंडियन ओशियन, की क्या आप जानते हैं कि भारत में
हिंद महासागर का जो क्षेत्र है उसमें महासागरीय तल में मैग्नीज नाम का जो खनिज है उसके नोड्यूल्स पाए जाते हैं। दैट एरिया विच लाइज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। लेकिन ये जो एरिया है वो भारत की कोस्ट लाइन से काफ़ी दूर है, जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। तो क्या है कि हम वहाँ से मैग्नीज नोड्यूल्स को इंटरनेशनल कंसर्न्स के माध्यम से यूटिलाइज करने के लिए निकाल पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के स्तर के आधार पर वर्गीकरण। यहाँ पर ये जो क्लासिफिकेशन है इनको कई सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पोटेंशियल रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन। ये वे संसाधन हैं जो एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, लेकिन इनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलर राजस्थान एंड गुजरात, यानी कि भारत के अगर हम पश्चिमी हिस्से को विशेषकर देखें तो गुजरात और राजस्थान राज्य हैं, हैव इनॉर्मस पोटेंशियल। यहाँ पर बहुत अधिक संभावनाएं पाई जाती हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी की। यहाँ पर सौर और पवन ऊर्जा को बहुत अधिक विकसित किए जाने की संभावनाएं हैं। बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली, लेकिन अभी उनका विकास जो है वो प्रॉपरली नहीं किया जा पा रहा। सेकेंड क्लासिफिकेशन है डेवलप्ड रिसोर्सेज। इनको हम कहते हैं विकसित संसाधन। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। वे संसाधन जिनका सर्वे निरीक्षण किया जा चुका है, जिनकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी के बारे में डिटर्मिनेशन कर दिया गया है, मालूम है कि इनका निर्धारण कैसे किया गया है, इनकी क्वांटिटी क्या है, इनकी क्वालिटी क्या है, तब इनको यूटिलाइज करने के लिए प्रॉपर वे में रखा गया है। तो इसलिए ये डेवलप्ड रिसोर्सेज कहलाते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फीजिबिलिटी, यानी कि ये डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पर और फीजिबिलिटी पर कि इनकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी क्या है, उसके बेसिस पे इसको डेवलप कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट है स्टॉक। मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, यानी वे सामग्री, वे मटेरियल्स जो हमारे पर्यावरण में हैं, जिनमें बहुत अधिक पोटेंशियल है, जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ये लेकिन ह्यूमन बींग्स के पास अभी पर्याप्त तकनीकी ज्ञान नहीं है इन तक पहुंचने के लिए। दीज आर इंक्लूडेड अमॉन्ग स्टॉक। तो क्योंकि अभी इनको टेक्नोलॉजिकल बेसिस पर इनका उपयोग शुरू नहीं किया गया, इसलिए स्टॉक के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज़ अ कंपाउंड ऑफ 2 इन्फ्लेमेबल गैसेस। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पानी है वो 2 इन्फ्लेमेबल गैसेस का कंपाउंड है। ये गैसेस हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच कैन बी यूज्ड एज रिच रिसोर्स ऑफ एनर्जी, जिनका इस्तेमाल एक समृद्ध ऊर्जा संसाधन के रूप में किया जा सकता है। बट वी डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड टेक्निकल नाउ हाउ टू यूज़ दैम फॉर दिस पर्पज़, लेकिन अभी इनका इस्तेमाल तकनीकी अल्प ज्ञान के कारण बहुत अधिक ऊर्जा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं किया जा पा रहा। नेक्स्ट है लास्ट रिजर्व्स। ये होते हैं हमारे आरक्षित भंडार, आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक, क्योंकि ये अभी आरक्षित हैं, अभी इनका इस्तेमाल जो है वो शुरू भी नहीं किया गया। विच कैन बी पुट इनटू द यूज़ विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नाउ हाउ, बट देयर यूज़ हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड, यानी कि अभी हमारे पास तकनीकी ज्ञान की उपलब्धता भी प्रॉपर वे में नहीं है, जिसके कारण कि अभी हमने इनका उपयोग प्रारंभ नहीं किया, अभी ये रिजर्व्स में है। दिस कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट, जब कभी भविष्य में हमें इनकी ज़रूरत होगी इन ऊर्जा संसाधनों की, तब इनका इस्तेमाल किया जाएगा। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जैसे नदियों का जल जो है वो जल विद्युत सृजित करने के लिए किया जाता है। बट प्रेजेंटली, लेकिन वर्तमान में इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। वर्तमान में भी हम इनका उपयोग जल विद्युत बनाने में करते हैं, लेकिन बहुत ही सीमित। थस द वाटर इन द डैम्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा इज़ अ रिजर्व विच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर, यानी कि ये सभी संसाधन जो हैं वो आज उपलब्ध तो हैं, लेकिन हम अभी इनका प्रॉपर वे में यूज़ नहीं कर पा रहे और इनका इस्तेमाल हम भविष्य में करेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।